मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स वगैरह सब बना रहे होंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे थ्रू माय वीडियोस और थ्रू माय चैनल। तो हमने बात करी थी इससे पिछली वाली वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर आते कौन से बजट हैं, क्या क्या आता है और उन जो बजट आते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर उनके अंदर क्या क्या होता है। तो हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, कोई भी वीडियो पसंद आई है, अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, और मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से जिनके लिए ये वीडियो क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट जो होते हैं उसके हिस्से क्या क्या होते हैं। तो जो दो बेसिक टाइप ऑफ बजट होते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, वो कौन से होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा कि आपने अभी जो क्लास 11th या क्लास 12th में अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो कि आपके टीचर का पढ़ा है, जो कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, आई होप आपको आता होगा वो, कि कैपिटल मतलब हम उसमें बात करेंगे जो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और हम रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं, रिकरिंग इनकम्स वगैरह होती हैं, वो सब। तो आई होप वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो और आता हो आपको, क्योंकि ये गवर्नमेंट बजट जो है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है, उसके अंदर रेवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है। एक तो रेवेन्यू बजट है और एक कैपिटल बजट है, और यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी के लिए थ्रू बात करी जाएगी इन दोनों बजट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू बजट के, कि रेवेन्यू बजट क्या क्या इंक्लूड करता है। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि जो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट है एक तो, और एक क्या है, कैपिटल बजट है। तो अब हम बात करेंगे रेवेन्यू बजट के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं रेवेन्यू बजट क्या होता है। तो रेवेन्यू बजट वो होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है क्या, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट और एक क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे गवर्नमेंट बजट का अपने डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना है और रेवेन्यू रिसीप्ट रखना है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी गवर्नमेंट बजट वाली, बस आपको जो एक्सपेंडिचर है उसके पहले रेवेन्यू लगा देना है और जो रिसीप्ट है उससे पहले रेवेन्यू लगा देना है, सेम चीज़ है बस। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, ये बजट क्या करता है, क्या दिखाता है, करंट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेट फ्रॉम दिस रिसीप्ट। तो जो रिसीट है, जो पैसा आएगा गवर्नमेंट का, और जो एक्सपेंडिचर होगा उन सब पैसे को लाने के लिए, वो सब क्या दिखाता है, रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट एक क्या है, स्टेटमेंट है किसका, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट का एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक फिस्कल ईयर के अंदर। फिस्कल ईयर मैं बता चुका हूँ, फिस्कल ईयर पिछली वाली वीडियोस में, अगर आपको फिस्कल ईयर नहीं पता तो बता दूं, फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो आई होप रेवेन्यू बजट समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट की। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो कि, पहले तो बता दूं, एसेट एंड लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती हैं जो कि ना क्रिएट करती हैं लायबिलिटी। मतलब रेवेन्यू रिसीट कैसे, कि मानिए पैसा आ रहा है यहाँ पर, तो पैसा कब आएगा, कि आपने या तो किसी से उधारी पे लिया होगा तब पैसा आएगा, या फिर आपने कोई एसेट वगैरह होगा वो बेचा होगा तब पैसा आएगा। तो पैसा तो तब आता है, रिसीट तो तब आती है। तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जहाँ पर आप तो ना क्रिएट करते हो कोई लायबिलिटी और ना करते हो कोई एसेट रिडक्ट, मतलब रिडक्शन नहीं होता कोई एसेट का, ना आपने कोई एसेट कम किया और ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करी। अब ये क्या होता है, जो नॉर्मल इनकम्स होती हैं, जो नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट वगैरह होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें ना तो आप जो लायबिलिटी है वो बढ़ाते और जो ना एसेट है उसको कम करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ही है, नॉर्मल अकाउंट की तरह ही है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम रेवेन्यू रिसीप्ट वगैरह। तो रेवेन्यू जो बजट है उसको आप नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से ईजिली समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गोल्डन रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको इतना पता होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने 11th की। अगर नहीं पढ़ता है तो आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाला इजी कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसको मान ले रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट को हम एक इनकम मान ले रहे हैं, एक इनकम की तरह ट्रीट करते हैं इसको,
इनकम ही ट्रीट करिए आप इसे, बिकॉज ना तो ये एसेट कम कर रही, ना लाइबिलिटी को क्या कर रही, बढ़ा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ना एसेट कम करेगी ना लाइबिलिटी बढ़ाएगी, जस्ट एक इनकम है जो कि क्या है, नॉन रिडीमेबल है। मतलब एक बार हो गई तो हो गई, इसको वापस रिक्लेम नहीं कर सकते। तो इसको हमने किस में बांट रखा है, एक तो टैक्स रेवेन्यू हो गया गवर्नमेंट का, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो टैक्स रेवेन्यू, आई होप, जो पैसा टैक्स से कमाती है गवर्नमेंट, जो पैसा टैक्स के थ्रू आता है गवर्नमेंट है, वो क्या हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो अब हम बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू किस किस के इंक्लूड करता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर क्या होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज़ अ टैक्स लेवाइड ऑन हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड या फिर फर्म हो, उन पर क्या होता है, टैक्स लेवाई होता है, लगाया जाता है। एंड इट्स फाइनल बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इसका जो आखिर का बर्डन होता है, जो फाइनल बर्डन होता है, वो किसी और पे चेंज नहीं करा सकता, शिफ्ट नहीं करा जा सकता। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है डायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक वैसा टैक्स है जो कि आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी एक इनकम हुई है उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये टैक्स क्या है, किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जाता। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे कि क्या है, हमारे एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हैं, पहले वैट वगैरह था, तो वो सब चेंज किए जा सकते थे, वो शिफ्ट किए जा सकते थे दूसरे के ऊपर। तो ये हो गए टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स से पैसा आता है, आपको इसके अंदर लिखना है डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट टैक्स जो किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही चीज़ लिख के आनी है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, जो बिना टैक्स से पैसा जो आता है, जो टैक्स को हटा दो तो कौन सा पैसा आता है गवर्नमेंट पे, उसकी बात करेंगे। जो रेवेन्यू नेचर का होता है, जो ना कि क्या करता हो, एसेट कम करता हो, जो ना कि लायबिलिटी बढ़ाता हो। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया हमारे, नॉन टैक्स रेवेन्यू तो ज़्यादातर कौन से होते हैं, इंटरेस्ट रिसीट वगैरह होती हैं। इंटरेस्ट का पैसा हुआ, इंटरेस्ट रिसीट वगैरह, मतलब मानिए अगर किसी और को डेट की फॉर्म में गवर्नमेंट ने पैसा दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट आती है। डिविडेंड वगैरह हो गए, कहीं और पैसा लगा रखा है वो हो गया, या फिर प्रॉफिट्स वगैरह हो गए इन्वेस्टमेंट पे। तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो कि पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। ये कोई फ़ी वगैरह हो गई जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। कोई जैसे कोई भी नॉर्मल से आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने जाए तो उसकी कुछ फ़ी होती है, चार्ज। मान लीजिए आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, तो उसकी कुछ फ़ी लगती है। तो वो सब क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स तो नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास पैसा तो जा रहा है आपके पास से, तो ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने रेवेन्यू रिसीट की बात तो कर दी कि गवर्नमेंट में पैसा आ कैसे रहा है, जो कि ना एसेट कम कर रहा हो ना लायबिलिटी बढ़ा रहा हो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे ना एसेट बढ़ रहा है और ना लायबिलिटी कम हो रही है, बिकॉज क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू है, रेवेन्यू के टाइम पर ना एसेट बढ़ता, ना एसेट में कुछ चेंज आता, ना लायबिलिटी में कुछ चेंज आता। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसे खर्चे जो रेकरिंग नेचर के हम बार बार होंगे, और उससे ना एसेट पे कोई अंतर आएगा, और जो लायबिलिटी पे भी कोई अंतर नहीं डालेंगे। तो हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए हमारे, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विद नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सपेंडिचर करे किस लिए जाते हैं, फंक्शन को स्मूथ बनाए रखने के लिए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं ना, डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, मानिए कोई पीएसयू वगैरह हो गए, गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है, उनके भी तो कुछ खर्चे लगते होंगे। जो डे टू डे ऑपरेशन को स्मूथ रखने के लिए खर्चे वगैरह किए जाते हैं, वो सब क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो क्या हो सकता है, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए, मतलब जो सोचा समझा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने पास्ट के थ्रू देखा है कि हाँ ऐसा खर्चा हर बार होता है, तो ये प्लान्ड है, इसके लिए हम पैसा बचा के रख ले रहे अलग से। तो वो सब क्या हो गया, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट रिलेट्स टू सेंट्रल प्लान्स। मतलब प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए, जो कि सेंट्रल प्लान्स होते हैं ना, जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह हुए, उनसे रिलेट करता है। और जो कि क्या करता है, सेंट्रल असिस्टेंट पहुंचाता है, किसे, स्टेट को पहुंचाता है, या फिर यूनियन टेरिटरी प्लान वगैरह होते हैं, उन सब के लिए जो किया जाता है एक्सपेंडिचर। जो 5 ईयर प्लान वगैरह होते हैं ना, तो उनको बनाए रखने के लिए, उन पर काम रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह हो गए, ये सब क्या हो गया, ये काफ़ी सारे जो नॉर्मल से बेसिक से अचानक से हो जाने वाले खर्चे होते हैं ना, जिनका कोई आइडिया नहीं होता, प्लान नहीं कर सकते जिसके रिगार्डिंग,
वो सारे खर्चे, जैसे क्या हो गया इकोनॉमिक या फिर कोई सोशल सर्विस हुई गवर्नमेंट की जो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह आया उसके लिए होते हैं जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, डोनेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, वो सब नॉन प्लान्ड होते हैं। कोई चाहेगा तो नहीं कि अर्थक्वेक वगैरह आए, कोई चाहेगा तो नहीं कि नुकसान हो, बट उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं। तो वो सब क्या हो गया नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो। बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर क्या है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी आप लिख देंगे अपने आप, नाम से पता चल रहा है, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी लिख देंगे आप, नाम से पता चल रहा है। तो अब हम बात करें कैपिटल बजट। तो आपको जिसने भी कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कैपिटल वाले खर्चे या फिर कैपिटल वाली रिसीट एसेट और लायबिलिटी पर अंतर डालती है। अब मानिए पैसा आ रहा है, चलो मैं आपको इसके साथ ही बता दूंगा, साथ साथ कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ ही बता दूंगा कि कैसे होगा और क्या क्या असर आएगा एसेट और लायबिलिटी पे। तो अब हम बात करें क्या कहते हैं कैपिटल बजट की। तो कैपिटल बजट के अंदर कौन सी होती हैं, कैपिटल रिसीट होती हैं एक तो, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे ही कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसीट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बता दूं कैपिटल रिसीट क्या होती हैं। तो कैपिटल रिसीट वो होती हैं जो कि बहुत बड़े खर्चे देती हैं, काफ़ी बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल रिसीट काफ़ी बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मानिए कोई आप अकाउंट्स में कोई भी बिल्डिंग वगैरह खरीदते हो तो वो क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के होते हैं ना, नॉन करेंट होते हैं, नॉन करेंट जिन्हें बोलते हैं हम, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वैसे ही क्या है कैपिटल, जैसे कि आपने कोई लॉन्ग टर्म का खरीदा, नॉन करेंट एसेट खरीदा, तो उसमें आपने क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा क्योंकि लॉन्ग टर्म का है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कैपिटल रिसीव जो कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए हो। तो अब लॉन्ग टर्म का क्या हो सकता है, रिसीट कैसे सकती है, पैसा कैसे सकता है, या तो बोरिंग करी हो लॉन्ग टर्म की बोरिंग करी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है उसका पैसा निकाल लिया हो वापस, काफ़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करी होगी कोई कंट्री ने, उसका पैसा वापस निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, एक तो कैपिटल रिसीट हो गया, मतलब पैसा आ गया उसमें से। या फिर बोरिंग करी हो कि कोई कंट्री से, कोई और जगह से, किसी और चीज़ से, कोई और इंस्टीट्यूशन वगैरह से क्या करा हो, पैसा लिया हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सब क्या हो गया कैपिटल रिसीट वगैरह हो गई। तो हम बात करें कैपिटल रिसीट, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया होता है जिसके अंदर वो कैसे किसी लिया सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट से। तो हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, क्या हो गया, इट रिफर्स टू द विथड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रही थी उसको तोड़ दिया, या फिर एफडी वगैरह, जैसे मान लीजिए बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ, एफडी तोड़ देते हैं लोग, तो वहाँ पे ये क्या हो गई, जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी उसको क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना, वही चीज़ हो गई यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट। तो इट रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई कंट्री हुई, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए, इज अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट शेयर इन मारुति उद्योग। ये क्या हो गया, मानिए जो कोई कंपनी हुई, गवर्नमेंट ने आप पैसा लगाया हो, कोई भी कंपनी है, उससे पैसा निकाल लिया अपना, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लगाया था कि लॉन्ग टर्म के लिए, बट कोई प्लान चेंज हुआ, पैसा निकाल लिया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, उन्होंने छोड़ दी बीच के अंदर, तो उसी की चीज़ को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बोरिंग क्या हो गया, अब बोरिंग क्या करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है। सो सॉरी, मेरी हिंदी की लैंग्वेज, हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया हिंदी को छोड़े हुए मेरे को। तो यहाँ पे बोरिंग क्या होती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट एसेट को कम करती है, इन्वेस्टमेंट एसेट है उसको कम कर दिया, और बोरिंग क्या है, दूसरे से उधारी पे पैसे ले लिया, क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। तो जिसको अकाउंट्स अच्छी लगती है, जिस बच्चे को भी अकाउंट्स अच्छी लगती है, वो तो आराम से समझ जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो बोरिंग तो नाम से पता चल रहा है किसी और से पैसा लेना लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये क्या हो गया, डेट क्रिएट करता है ये, तो इट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बोरिंग क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली बोरिंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, इसीलिए इससे कैसे ट्रीट किया जाता है, कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म के पैसे। अब हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने कैपिटल रिसीट की तो बात कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि क्या करता है, एसेट को बढ़ाता है। मानिए कोई लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ खरीद ली, मशीन खरीद ली, नॉन करेंट एसेट खरीद लिया, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। या फिर कोई लायबिलिटी हमने क्या कर दी, कम कर दी, कोई बहुत पुराना लोन चला रहा था, काफ़ी लॉन्ग टर्म का था, काफ़ी ज़्यादा पैसे जा रहे थे, उसको हमने एक बार में क्या कर दिया, निपटा दिया, एक्सपेंडिचर तो हुआ, पैसे तो कम हुए, बट लायबिलिटी भी तो कम होगी साथ में, तो ये चीज़ हो गई। तो एक तो क्या होता है, प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि
ये कौन से चीज़ से रिलेट करते हैं? 5 ईयर प्लान से। ये भी 5 ईयर प्लान से रिलेट करते हैं। जो 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म के होते हैं ना खर्चे, वो सब क्या हो गए? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इट इज़ रिलेटेड टू द 5 ईयर प्लान्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट। अब जो स्टेट को असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह होती हैं, उनको प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करनी पड़ती है? असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये वाले खर्चे लॉन्ग टर्म के तब होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। ये किससे रिलेटेड होते हैं? 5 ईयर प्लान से। और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान से जो नहीं रिलेटेड होते, जो 5 ईयर प्लान को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि नॉन प्लान्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हुई जो मैंने बताया था। एक्सपेंडिचर होते हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए करे जाते हैं। मानिए एक अर्थक्वेक आया, अभी नॉर्मल सा सेम एग्जांपल दिया था मैंने, अर्थक्वेक आया, उसके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म का खर्चा देखना पड़ेगा कि हाँ अब वापस बिल्ड करना पड़ेगा सब कुछ, वहाँ पे सब कुछ रोड वगैरह सही करवाने पड़ेंगे, वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही करना पड़ेगा। तो ये सब क्या आ गए? लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। किसी ने सोचा तो नहीं था, बट अब करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम? नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई हो, बिकॉज गवर्नमेंट बजट का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो इस चैप्टर को करना बिल्कुल बेकार था। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ बेकार है अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो आपको मैं कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, बट मुझे रिस्पांस दीजिए कि हाँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर हेल्पफुल लगी है मेरे को आपको मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों को पर जिसके लिए ये वीडियो क्या रहे? हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। आई होप आप मेरे को सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, और मेरी वीडियोस दूसरों को शेयर भी करेंगे। तो इसी के साथ अलविदा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।